नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से हम इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेतृत्व कौशल एवं वित्तीय प्रबंधन यानी लीडरशिप स्किल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय पे ये 2 दिवसीय कार्यशाला कुछ हिंदी भाषी राज्यों में जो हमारे एफिलिएट्स काम कर रहे हैं उनके लिए रखी गई है। इससे पूर्व भी हमने इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया था, 2 दिवसीय कार्यशाला जो कि साउथ इंडिया के एफिलिएट्स के लिए की गई थी। तो आप सभी AICB परिवार से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि DAB यानी डेनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डेनमार्क AICB को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कर रही है, और उन्हीं के सौजन्य से हम उत्तर प्रदेश राज्य में अपने 2 CBR प्रोजेक्ट चला रहे हैं सफलतापूर्वक पिछले कुछ समय से। प्रतापगढ़ में और जालौन डिस्ट्रिक्ट में 2 जिलों में हम ये प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट और भी कुछ काम DAB के सपोर्ट से हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में जैसे कि अपने एफिलिएट्स को आप लोग सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। उसके बावजूद DAB का ये विचार है कि हम अपने एफिलिएट्स को और अधिक स्ट्रेंथन कर सके और सशक्त बना सके और सुदृढ़ कर सके, उसके लिए ये एक प्रयास है ट्रेनिंग वर्कशॉप। और हम उम्मीद करेंगे कि आप सबने जिस तरह पहले से हम सबका सहयोग किया है, आगे आने वाले 2 दिनों में और इस बीच में भी आप सहयोग करते रहेंगे। आपके सहयोग और आपके पार्टिसिपेशन के बिना ये प्रयास मुकम्मल नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं अधिक समय नहीं लेते हुए ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के महासचिव और संस्थापक पद्मश्री श्री जवाहरलाल कौल सर को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें और साथ ही हमें आशीर्वाद दें। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई भी कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि ओवर टू यू सर। संगठन के अध्यक्ष महोदय, चलो ठीक है, तथा अन्य पदाधिकारी गण जो इस बैठक में सम्मिलित हैं, उन सब का हार्दिक आभार कि मुझे आज इस कार्यक्रम में कुछ 2 शब्द बोलने का अवसर दिया गया है। मैं आप लोगों से 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। एक तो यह कि मैं आजकल, क्योंकि एज का सवाल है, मैं भूल जाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता था। तो इसके लिए आप मुझे सभी लोग क्षमा करें अगर मैं कुछ भूल जाऊं, तो उसको अन्यथा ना लें कि मैं कहना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने जो दूसरा टॉपिक भी मेरा था वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे भूलने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एडवोकेसी इसका एक पार्ट है इस प्रोग्राम का, और ये जरूरी है कि आप सभी लोग, जितने भी एफिलिएट्स हैं इसमें शामिल, वे सभी लोग इसमें भाग लें और एडवोकेसी के कार्यों को टेकअप करें। आप ना भूलें कि अगर आप एक हॉस्टल शुरू करते हैं, अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उससे बहुत थोड़े से लोगों का फायदा होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो फायदा नहीं है, लेकिन एडवोकेसी के काम का फायदा देश के विभिन्न लोगों को प्राप्त होता है। अगर कोर्ट का कोई आदेश आ गया तो उससे कितने लोगों को फायदा होगा, ये आप अंदाज लगा सकते हैं।
दूसरी बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि दृष्टिबाधित होने के नाते आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस संस्था में लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चेक बनाया है, चेक आप किसी और से बनवा सकते हैं और उसको जब पढ़ना है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है दृष्टिबाधित लोगों को ये कहते हुए, जी हमने तो ये दृष्टिवान व्यक्ति से लिखवाया था, तो ये कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदारी आपकी है। आप देखने वाले हैं, आपको 10 बार इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि मैंने कौन सी गलती की। गलती करना कोई खास बात नहीं है, लेकिन गलती को बने रहने देना बहुत बड़ी बात। इसलिए मेरे ख्याल से आपको ये जरूर जो संस्थाओं में काम कर रहे हैं, और अधिकतर लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं उनको संस्थाओं में ही काम करना है, और वो कार्य को, ऑफिस के कार्य को देखते हैं, तो उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि वोचर जो बनते हैं उनके सभी के हेडिंग जो है वो जरूर याद रखने चाहिए, कि क्योंकि जो बनाने वाला होता है वो इस तरफ ध्यान विशेष रूप से नहीं देता, भाई कौन से हेड में जाना चाहिए ये वोचर, और कौन से यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आएगा, और यही आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें और भी होंगी। ये बात सही है कि भाई आपका बजट जो है, बजट के साथ जो आपने 6 महीने में 8 महीने में खर्च किया उसको आप मिलाएं, देखें कि आपका कहीं घाटे में तो नहीं चल रहा है मामला, और पैसा ठीक से खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जरूर देखने की बात है। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी जो है वो वोचर की होती है, और वोचर में आपको ये जरूर देखना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट ये समझने चाहिए कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट हमेशा देने के लिए होता है, किसी को देते हैं हम, और या कहीं पर जमा कराते हैं, और क्रेडिट जो है वो हमारे पास आता है। तो डेबिट क्रेडिट अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी काम जो है वो कैशियर करेगा, कैशियर चढ़ा देगा उसको, लेकिन आपको फिर भी याददाश्त के तौर पे बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अकाउंटेंट पर भी कंट्रोल रख सकते हैं, बता सकते हैं उसको कि भाई ये तूने गलत किया है। और मैं भी पिछले इतने सालों से यही कुछ करता रहा हूँ, 41-42 साल से यही यहाँ पर मतलब AICB में यही कुछ करता रहा हूँ। हमारा बजट शुरू से कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था, केवल 3500 रुपए का बजट था, और 3500 रुपए की मतलब बैलेंस शीट थी, और आज बढ़ते बढ़ते करोड़ों में हो चुकी है। तो ये, लेकिन हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते रहे कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से काम को समेटना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दौरान आप एडवोकेसी को भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका लाभ क्या है। आफ्टर ऑल आप 2 दिन अपने दे रहे हैं, और हमारे साथी और हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, तो इसका लाभ भी होना चाहिए। लाभ मतलब कोई पैसे का फायदा की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर होना चाहिए कि आपको काम करना आना चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप पहले से काम नहीं कर रहे हैं इस तरह का, तो 2 दिन में ये सब काम आना बहुत आसान नहीं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझ लें तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल भी नहीं है। सीधी बात है, वोचर का डेबिट और क्रेडिट समझना जरूरी है, और वो किस तरह से
कैश बुक में चढ़ता है, किस तरह से फिर लेजर में चढ़ता है। लेजर में हर एक का एक अलग अलग हिसाब होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका डोनेशन का है, तो डोनेशन का सिर्फ जितनी भी डोनेशन की रसीद होंगी वो सिर्फ क्रेडिट में उसी में चढ़ेगी। तो ये मतलब बेसिक चीजें आपको अगर पता हो। हमें मतलब ये कहते हुए भी बड़ा कई बार दुख होता है कि जो अकाउंट से रिलेटेड इश्यू होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें कोई सवाल नहीं आता। कारण क्या है कि उन्हें उस बात की समझ नहीं होती। तो समझ ना होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेटबैक है, और समझ होना एक उसके लिए एसेट। तो मैं आपका बहुत अधिक समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको आगे चल के कुछ कहना है, और तो वो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन ये जरूर चाहता हूँ कि हमारे बीच आए कौन कौन लोग हैं एफिलिएट वाइज, वो अगर पता लग जाए तो हमारे साथ 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वर्कशॉप में। हम दिल्ली से शुरुआत करते हैं, राजधानी से। तो भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद से हम शुरुआत करेंगे। हम ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। पहले बात करते हैं NAVH, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप, लखनऊ। अब दृष्टि का रुख करते हैं, चित्रकूट। मध्य प्रदेश चलते हैं, MP वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। अब बिहार की बात करते हैं, बिहार नेत्रहीन परिषद, पटना में है ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी। ओडिशा का रुख करते हैं, ओडिशा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो ये कुल 32 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ 7 एफिलिएट से। तो अभी 2 एब्सेंट हैं, देखते हैं अगली बार शायद वो ज्वाइन करें हमें। चलिए, तो गौरी इससे पहले इनवाइट विक्रम दत्त जी बिफोर आई स्पीक। ठीक है सर। विक्रम दत्त सर है ना हमारे साथ? हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारे हाँ डैब प्रोजेक्ट के, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। मैं आपको बता दूं कि जब म्यूजिक चल रहा था तो AICB डैब का बैनर पीछे था, और हम एक स्क्रीनशॉट भी लेंगे अभी सेशन खत्म होने से पहले पिक्चर का बैनर के साथ। तो बार बार बैनर, जब स्पीकर्स बोर्ड नहीं होते तो बैनर नहीं आ पाता है। तो जब म्यूजिक चल रहा था तो उस पर लिखा हुआ था, ऐश्वर्या कैन यू रीड क्या लिखा हुआ था बैनर में? जी, AICB training workshop on leadership skills and financial management for affiliates in some Hindi speaking states, organized by All India Confederation of the Blind India, sponsored by Danish Association of the Blind Denmark, date 12 December and 19 December 2021। ये बैनर पे लिखा हुआ था, जो कि चल रहा था, बैनर स्क्रीन पे था जब म्यूजिक चल रहा था। और अभी भी सेशन खत्म होने से पहले हम सबको वीडियो ऑन करके और एक पिक्चर लेंगे बैनर के साथ। तो बार बार बैनर नहीं आ पाता है, जो स्पीकर बोल रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता है ऐसे वो। जी हाँ, विक्रम could you please enlighten us on the project and workshop objectives in brief? सबको सुप्रभात। आज आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो पहले हमने ये डैनिश एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलके हमारे जो साउथ इंडिया के एफिलिएट्स हैं उनके लिए मार्च महीने में ये वर्कशॉप किया था। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है डेनमार्क के साथ, ये खास तौर पे CBR प्रोजेक्ट है। और जैसे गौरी जी ने शुरू में बताया था, प्रतापगढ़ और जालौन यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, जहाँ पे हम ब्लाइंड लोगों की और BPS पर्सन्स की, पार्शियली साइटेड की पुनर्वास करते हैं। हम लोगों का AICB और DAB का ये सोच है कि पुनर्वास वही है जबकि आपके जेब में 2 रुपए आए। एक्चुअली हम तो कहते 4 रुपए आए, 2 रुपए खर्च करिए, 2 रुपए बचाइए और आगे का लाइफ को अच्छा बनाइए। तो 1 जुलाई 2020 में हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई, और उसमें आज तक हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के 181 जनों का आर्थिक पुनर्वास कर दिया है।
और कम से कम 100, 200, 250 जनों का बस पास, UDID और सारे उनको डिसेबिलिटी पेंशन वेंशन दिलाने का काम हो गया है। हमारे साथ के साथ एक ये भी था कि जो हमारे एफिलिएट्स हैं कि उनको हम लीडरशिप वर्कशॉप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स की वर्कशॉप करवाएं, ताकि आप लोग जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें थोड़ा और काम को बढ़ा पाए। तो इसी कारणवश ये वर्कशॉप आज रखा जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न पूछिए। जो स्पीकर्स हैं सारे अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने प्रश्न हो आप जरूर पूछिए। हम आपकी सारी जो सोच है, जो आपके क्वेश्चंस है, सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी हम विक्रम सर के संबोधन के बाद हम अपना जो इनॉग्रल एड्रेस है, जो उद्घाटन भाषण है, उसके लिए आमंत्रित करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अनिल के अनीजा सर को। और ये इसका विषय है स्वयं सहायता संगठन, प्रासंगिकता, चुनौतियां एवं रणनीतियां, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी। तो सर, ओवर टू यू। धन्यवाद गौरी जी। आदरणीय महासचिव AICB और मेरे परम पूज्य कौड साहब, AICB ऑफिस बेयरर्स तो यहाँ हैं, रंजू जी, रमेश जी और प्रोजेक्ट मेयर विक्रम, हमारे एफिलिएट्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी साथियों। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज इस ठंडी ठंडी सुप्रभात में आपके साथ कुछ बातें साझा करने का मौका मिला। उम्मीद है कि माहौल इससे थोड़ा और वार्म अप होगा, जिसको हम कहते हैं। इनॉग्रल एड्रेस का पर्पज, ये उद्देश्य यही होता है कि थोड़ा गर्म जोशी लाई जाए, गर्मी नहीं लाई जाए, गर्म जोशी लाई जाए कार्यक्रम में, और वो कुछ बातें की जाए जो शायद कार्यक्रम में आगे जाके, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि परिचर्चा का आधार बने, पर परिचर्चा में बार बार उनकी गूंज, उनकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा आपसे। हमें टाइम पे चलना है। वी आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल। हम कोशिश करेंगे, अगर बीच में अंग्रेजी आ जाए तो मजबूरी है, माइंड मत कीजिएगा, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। पर मुझे ये भी पता है कि आप सबको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समय पे हमें चलना है, समय पे हमें खत्म करने हैं सेशन, तो समय पे ही चालू करने। आपने देखा ये कौड साहब का मूल मंत्र हमें मिला है कि समय पे काम होना चाहिए। 10 बजे पूरे हमने शुरू कर दिया वर्कशॉप, ये एग्जैक्ट 10 o'clock। तो जहां तक इस वर्कशॉप का प्रश्न उठता है, मैं 2 बातें पहले उसके बारे में कहना चाहूंगा कि क्यों हम आज आप सबके साथ हैं, क्यों हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं नेतृत्व कौशल और वित्तीय प्रबंधन के ऊपर। इसके 3 मुख्य कारण हैं। ये कारण जो सबसे पहला है पर मुख्य नहीं है, एज सच हम वैसे भी करते हैं, वो ये है कि दिल्ली एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड और AICB के साथ हमारी पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप आज की नहीं है, हमारा पहले भी इनके साथ हमने काम किया है। जब कौड साहब ABO में थे तब भी दिल्ली एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, और हमने AICB उस पर बहुत एक्टिव, बहुत ही सक्रिय प्रतिभागी था उसमें AICB, और हमने प्रोजेक्ट किए हुए हैं इनके साथ। और CBR की बात विक्रम जी ने की, आपसे सामुदायिक विकास की बात की, उसके बारे में और भी बताएंगे आपको जब शाम को उनका संभाषण है उनका। पर उद्देश्य ये है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जो मूवमेंट है, जो उनकी संस्थाएं हैं, जो वो मुहिम है, उसको मजबूत करना। सामुदायिक विकास जो कि हम कर रहे हैं 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के जनान और प्रतापगढ़ में, वो उसका एक हिस्सा मात्र है, वो सेंटर नहीं है। सेंटर जो पॉइंट है, जो उद्देश्य है उस प्रोजेक्ट का, AICB को सुदृढ़ करना और
हमारी जो एफिलिएट्स है, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस बात में हमें कोई कभी संशय नहीं है, ना था ना रहेगा, कि हमारी एफिलिएट्स भी हमारी रीढ़ की हड्डी है और एफिलिएट्स के बिना एसीबी कुछ भी नहीं है। ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत आप लोग हैं, और इसलिए दुख होता है जब कई राज्यों में एफिलिएट्स हमें वो परिणाम नहीं दे पाती जिसकी अपेक्षा है। दुख इसलिए नहीं होता कि हमारी संस्था एसीबी को कोई दिक्कत है, वो तो है ही, पर दुख इसलिए होता है कि जब हम अपने राज्यों में परिणाम नहीं दे पाते तो काम कमजोर होता है दृष्टिबाधितों के लिए, और जब काम कमजोर होगा दृष्टिबाधितों के लिए, किसी राज्य बाधित व्यक्तियों के लिए किसी राज्य में, तो पूरे दृष्टिबाधित जगत को उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, हमारी एफिलिएट नहीं कर रही, बाकी तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक एफिलिएट नहीं कर रही तो उससे फर्क पड़ता है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि कहा गया कि एक घड़े में एक गिलास पानी डालो या दूध डालो तो एक चाहिए गांव के लिए, और सबने कहा ठीक है डाल देंगे। वो कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं डालूंगा। तो उस समय देखा गया तो घड़ा खाली पड़ा था। सबने सोचते हैं कि मैं नहीं डालूं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये क्या फर्क पड़ता है वाला एटीट्यूड जो है वो नहीं होना चाहिए। फर्क पड़ता है, एक व्यक्ति का काम उससे भी फर्क पड़ता है। देखो कई बार लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत बातों में जाना नहीं चाहता, पर ये कहा जाता है कई बार कि मेरे को और समय देना चाहिए अपने आप की तरफ। और मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि अपने आप से जो संबंधित है उसमें तो आप आजादी रह सकते हैं, जब दूसरों की तरफ कोई कटिबद्धता है तो उसमें आप आजादी नहीं ले सकते। मैं विश्राम करता रहूं और ये वो काम पेंडिंग रहे तो वो नहीं हो सकता। ये हमने कौन साहब से सीखा है। इसलिए आपको पता होगा कि जब पेंडेमिक था, पहली लहर आई थी, तो कौर साहब घर बार छोड़ के सब 50 दिन एआईसी में दिन रात रहे, उसी दफ्तर में रहे, क्योंकि एक जिम्मेवारी थी दोस्तों। ये नहीं कि उनको डर नहीं था पेंडेमिक का, ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, ये नहीं कि उनका परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, सब कुछ है, पर एक कमिटमेंट की बात है। सो आपकी कमिटमेंट, आपका काम हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसलिए डैब में ये हमारा एक मैंडेट है उसमें कि हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज करें, कुछ ऐसे कार्यकलाप करें, कुछ ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें कि एफिलिएट्स को, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। अब बड़े पुराने एफिलिएट्स हैं, कई तो बहुत पुराने एफिलिएट्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चय ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि हमें आपसे सीखने की आवश्यकता है। हम कुछ ज्यादा सिखाने नहीं आए हैं यहाँ पर, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, ये सीखने के, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, ये सीखने का प्रोसेस है, हम सब विद्यार्थी हैं। उस भावना से हम आपके साथ हैं। और तो डैब ने ये सोचा कि क्यों ना एआईसीबी के जो एफिलिएट, उनको कुछ ऐसे स्किल्स दिए जाए, होंगे तो उनको रिफ्रेश किया जाए, उनको दोबारा उनकी पुनर्वृत्ति की जाए, ताकि जहां कई कमियां हैं, कुछ चीज भूल जाते हैं। आपको पता कंप्यूटर में भी आता है रिफ्रेश बटन, रीस्टार्ट बटन, ये सब चीजें आप जानते ही हैं। तो रिफ्रेश बटन दबाया जाए एफिलिएट्स का इन वर्कशॉप के द्वारा, ताकि स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए और नए जोश के साथ काम शुरू हो। यही हमारी उम्मीद है। कौर साहब ने ठीक कहा कि 2-3 दिन में कोई ज्यादा आदमी, शायद अगर कंटेंट की बात करें तो ज्यादा ना कुछ ज्यादा गेन होता, पर हाँ एक उत्साह, एक जागृति जरूर आती है जब ये ऐसी एक्टिविटी बार बार करते हैं। और इसलिए ये पहली बार नहीं है। ये मत सोचिए कि डैब ने कहा और हमें एक्टिविटी कर रहे हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सालों से, 25 सालों से मैं जानता हूँ, कम से कम 25 साल से ज्यादा हुए जुड़े हुए एसीबी के साथ, तब से तो मैं जानता हूँ। उससे पहले से भी हम एसीबी इस तरह की एक्टिविटीज करती रही है, और कई वर्कशॉप 1980 के दशक में भी हमने किए, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की 1990 के दशक में किए, और 2000 के बाद तो बहुत ज्यादा ही हम कर रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है, उसी कड़ी में ये एक है। अच्छा होता कि हम आपको मिल पाते ऑफलाइन मोड में, कुछ बातचीत भी हो पाती, कुछ चाय पानी भी हो पाता, शायद खाना भी हो पाता साथ साथ, और मजाक भी हो पाता, पर समय ऐसा नहीं है। अभी भी ओमिक्रॉन का खतरा देश पे मंडरा रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रैवल 100% सेफ है। ऐसा होता तो बड़ी बड़ी एयरलाइंस आज क्यों अपनी फ्लाइट, जो रेगुलर फ्लाइट से सस्पेंड करके बैठती, रेगुलर शेड्यूल तो नहीं चल रहा, फ्लाइट चल रही है, पर रेगुलर शेड्यूल जो फ्लाइट्स का है वो अभी गवर्नमेंट का आदेश था 31 जनवरी तक
ऑफ है, ट्रेन में भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो हम नहीं चाहते थे किसी तरह का खतरा नहीं आए। और मेरा तो ये मानना है, हो सकता है मैं माइनॉरिटी में हूँ, हो सकता है मैं अंत मत में हूँ, पर मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, बहुत बड़ा और दृढ़ विश्वास है कि ऑनलाइन मोड अब जिंदगी में चलने वाला है। चाहे ऑफलाइन शुरू भी हो जाएगा, पर इसका रास्ता रहेगा। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं संस्था द्वारा अपने आप को आईसीटी टेक्नोलॉजी अनेबल करने में। जहां मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय, वहां भी हमने काफी इनिशिएटिव लिया है कि आईसीटी को डेवलप किया जाए, क्यों पता ही आगे रहेगा, ऑफलाइन रहेगा तब भी रहेगा। और दूसरा ये, मेरा तो ये भी मानना है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति के ऑनलाइन मोड बहुत फायदे की चीज है। कई चीजें जो हम ऑफलाइन में नहीं कर पाते, कमरे में कौन बैठा है हम नहीं, जानकारी जब तक बोलेगा नहीं, पर इस पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन है आपके साथ। हाथ उठाएगा, हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती हमेशा, पर हाथ रेज करना कहूंगा, उठाना में उसका मतलब बदल जाता है। तो कोई प्रश्न पूछने के लिए कमरे में तो आप नहीं जान पाओगे, यहाँ पर आप देख पाओगे कि कौन हैंड रेज कर रहा है। जैसे जय जी ने हैंड रेज किया अभी, तो मैं देख पाया। तो कई फायदों में, हर चीज की बुराई नहीं होती है, ऑनलाइन बहुत फायदे में है। मैं तो ये भी मानता हूँ टेक्नोलॉजी में विजुअली इंपेयर की हमेशा मदद की है, और इसलिए इस वर्कशॉप पे हमने एक सेशन रखा है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। संस्थाएं किस तरह से अपने आप को टेक्नोलॉजी द्वारा एम्पावर कर सकती है, सशक्त बना सकती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हमने ये आपके साथ ही विचार विमर्श का निर्णय लिया 2 दिन का। संडे इसलिए चुना गया कि बाकी दिन सब अधिकतर लोग कार्यशील है और समय निकालना मुश्किल। शनिवार सोचा गया था, पर शनिवार को भी कुछ लोग काम करते हैं। हम जानते हैं कि संडे रविवार एक ही दिन होता है जो परिवार के साथ आपको मिलता है, पर अगर हम वॉलंटियरिज्म में बिलीव करते हैं, स्व सहायता में भी विश्वास रखते हैं, और हम संस्थाओं के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते तो फिर समस्या ही कुछ नहीं है। फिर तो ठीक है, मत अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन कहेगा आपको। पर आपको इसलिए प्रार्थना की गई है वर्कशॉप अटेंड करने की कि आप संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। संस्थाओं का ये काम करने का आपने एक स्वतः निर्णय लिया है, किसी ने कहा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं मिलती इसकी, कोई किसी ने कंपल्शन नहीं दी, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर हमने खुद ये निर्णय लिया कि हम संस्थाओं के लिए काम करेंगे, किसी ने कहा नहीं हमें, और ये हमारा निर्णय है, इसलिए हम इसके लिए समय भी निकालेंगे, क्योंकि हम संस्थाओं को प्रासंगिक मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में इन संस्थाओं का महत्व है। हम ये मानते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन में इन संस्थाओं का महत्व है जिनके लिए हम काम करते हैं। अगर हम ना मानते तो क्यों करते? टेलीविजन देखते, पिक्चर देखते, सोते आराम से और दोस्तों से गपशप करते मोबाइल पे, क्यों काम करते हैं? इसलिए तो करते हैं ना कि कहीं हमारा विश्वास है कि संगठता की संस्थाओं की प्रासंगिकता है, इनका फायदा है, इनका इस्तेमाल है, इनका मीनिंग है, इनका अर्थ है हमारे अपने जीवन में भी और दूसरे व्यक्तियों के जीवन में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई इन संस्थाओं का अब वही अर्थ है जो कुछ समय पहले था? देखिए, इस बात में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रासंगिकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। ये आवश्यक नहीं कि जो आज चीज प्रासंगिक है उसी मानों में वो 10 साल बाद भी रहेगी, उसी मायनों में हो सकता है प्रासंगिक हो, पर उसके अर्थ, उसके पैमाने, उसका संदर्भ, वो सब परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं उस समय की, जो करीब 50 साल पहले की बात है, जब कौर साहब ने अपनी संस्थाएं शुरू की थी 45 साल पहले। आपने उनकी किताब पढ़ी है, रिमिनिसेंसेस, स्मृतियां, 2 किताबें हैं जिनमें उन्हें अपने जीवन के संघर्ष का, अपने संस्थाएं कैसे परिवर्तित हुई और कैसे स्थापित हुई, कैसे उसमें संघर्ष किया गया, उस सब की बात की गई। तो हम पाते हैं कि उस समय की परिस्थितियां आज से बहुत अलग थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर पिछले 45 वर्ष में हमारे इतने संघर्ष के बाद एआईसीबी के और संस्थाएं देश में है, एआईसीबी के अलावा कई और संस्थाएं भी काम कर रही हैं, हम उन सबके कंट्रीब्यूशन को, हम उन सबके योगदान को सराहते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अलावा कोई काम नहीं कर रहा या हमारा काम सबसे उत्तम है। किसी का काम सबसे उत्तम नहीं है, कि हम कंपटीशन में नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है यहाँ पर।
हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से कर रहे हैं, और सबका काम महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और सबको उस काम को सम्मान देना चाहिए। तो अगर इन सब संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं देश में होंगी, हजारों होंगी, शायद वॉलंटरी संस्थाएं सैकड़ों तो होंगी ही, हजारों में भी जा सकती हैं, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए काम करती हैं। अगर इन सब के 45 साल, 40 साल, 30 साल के संघर्ष के बाद भी स्थिति वही की वही होती, तो फिर तो कहना पड़ेगा कि कोई फायदा नहीं है खास इतना संघर्ष करने का। पर ऐसा है नहीं, और यही संस्थाओं की प्रासंगिकता आती है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये संस्थाएं काम की हैं, इनके काम से परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, इनके काम में जीवन में बदलाव आए, इनके काम में क्षमताओं में वृद्धि हुई है, इनके काम से दृष्टिबाधित व्यक्ति और ज्यादा सशक्त हुए हैं। तभी तो हम काम कर रहे हैं, वरना क्यों कर रहे हैं, वरना क्या जरूरत है? अगर कुछ फायदा नहीं हुआ 45 साल से, तो हमारे साथ कौन सा होने वाला है? तो मैं ये कहूंगा कि संस्थाओं की प्रासंगिकता उतनी नहीं है जितनी पहले थी, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है आज की तारीख में, उससे ज्यादा कहीं बढ़ गई है। वो बढ़ गई है 2 कारणों से। नंबर 1, क्योंकि जो संस्थाओं की हमारी मूवमेंट थी, हमारा एक संघर्ष था, जो संस्थाओं ने मेहनत की, काम किए, संघर्ष किया, एक्टिविज्म किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, उस सब से जीवन में परिवर्तन आया। तो हमारा जोश, हमारा विश्वास संस्थाओं में और भी बढ़ गया, और इससे उनकी प्रासंगिकता बढ़ी। लगता है और भी हम अचीव कर सकते हैं। देखिए, कुछ करते रहे, कुछ आपको सामने उसके रिजल्ट नजर आए, तब तो आप काम करेंगे, वरना हमें थक जाता है कुछ दिन बाद, तो छोड़ो। वो नहीं हुआ भगवान की दया से, हमारे परिश्रम से। वो कहते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम नहीं करते उनकी तो मदद भगवान भी नहीं करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भगवान के नाम पे आप बैठ जाए कुर्सी पे, वो कहे अपने आप सब हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है, और इसलिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के साथ परिश्रम भी जरूरी है, दोनों ही काम की चीजें हैं, प्रार्थना और परिश्रम दोनों काम की चीजें हैं। और तो एक तो इसलिए प्रासंगिकता बढ़ गई, एक उसलिए कि चुनौतियां बहुत बड़ी है। अब सभी के टाइम पे चुनौतियां होती हैं, ये नहीं। तो कौन साहब थे, हमारी उम्र के थे, हमसे छोटे थे, सब उस स्टेज से लिखने एज की, तो शायद चुनौतियां उस समय हमारे आज के हिसाब से कम थी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य पे देखें तो उनको। पर अगर हम देखें उनके परिप्रेक्ष्य पे, तो चुनौतियां उतनी ही गंभीर थी, शायद ज्यादा गंभीर थी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमारी समझ भी परिस्थितियों की, उसमें परिवर्तन आता है। जैसा परिप्रेक्ष्य हो, उसी हिसाब से परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। तो आज की चुनौतियां सचमुच कई मायनों में ऐसी हैं जो पहले नहीं थी। हम अंग्रेजी में इसको पोस्ट मॉडर्न एज कहते हैं, उत्तम आधुनिक या उत्तर आधुनिक युग, जिसमें एक ऑब्जेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, एक कॉमन, एक सर्व सम्मत पैमाना कार्यशाली का, नैतिकता का, अच्छाई बुराई का, उसका खास तो नहीं कहूंगा, उनकी सोच में परिवर्तन आया है, एथिक्स में परिवर्तन आया है, नैतिकताओं में परिवर्तन आया है। ये मानने की बात है। हम अच्छा है बुरा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, तथ्यों की बात कर रहा हूं सिर्फ, और तथ्यों में वो परिवर्तन है। और एक परिवर्तन यह आया कि हम सब बड़े व्यक्तिवादी हो गए हैं। जब संस्थाएं पहले बनती थी तो कुछ नहीं था, ना नौकरियां थी, ना पढ़ाई के साधन थे। एक मन में विचार था कि हम साथ काम करें, साथ मिले, ताकि एक कॉमन गोल था। जैसे कि भारत की जो स्वतंत्रता के पहले जो बातें थी आज नहीं है, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा हिमालय जैसा एक कॉमन गोल था, सामान्य उद्देश्य था कि हमें स्वतंत्रता पानी है,
आदमी दाएं बाएं नहीं सोचता था उस समय। जहां तक दृष्टिबाधित समाज का प्रश्न है, तब भी ये एक कॉमन गोल था कि हमें अपने लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे आज खत्म हो गए। जितने भी एसीबी के एडवोकेसी केसेस उनमें से अधिकांश शिक्षा और रोजगार पे ही होते हैं, पर उसका परिपेक्ष, उसकी परिभाषाएं बदल गई है, उसके संदर्भ बदल गए। और इसलिए उस समय वो कॉमन गोल था, आज हमारे पास रिजर्वेशन है। बहुत लोग 1995 की बात करते हैं, बहुत लोग 2016 के एक्ट की बात करते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि जो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर था, कईयों को पता भी होगा, बड़ी बात नहीं है, जो पहला, मैं समय देख रहा हूँ जरा, 2 मिनट रह गए। 10:59 10:59 जी। 2 मिनट तो है, जी, ओके, थैंक यू। सो जब उस समय जो, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा और रोजगार के परिभाषा और परिपेक्ष बदल गए हैं, पर समस्याएं आज भी हैं। पर क्योंकि, हाँ, मैं कह रहा था पहला रिजर्वेशन ऑर्डर 1977 में आया, और उस समय कॉन्सेप्ट नेशनल एनएफबी के सेक्रेटरी जनरल थे, जो उन्होंने एजुकेशन किए उस समय 73-74 में, धरने दिए विज्ञान भवन के सामने, जो कॉरेस्पॉन्डेंस की मिनिस्टर्स के साथ। तो 77 में पहला आया था एग्जेक्टिव ऑर्डर, जिसपे 3% रिजर्वेशन थी ग्रुप सी और डी में। ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड, तथ्यों की बात कर रहा हूं मैं। 4 नवंबर 1970 का वो ऑर्डर था, जो आज भी वैलिड है। और जो पहला ऑर्डर प्रमोशन में आया था, वो भी 1995 एक्ट से पहले आया था, 20 नवंबर 1989 को। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस समय जो किया गया था, आज काफी कुछ हम पा चुके हैं। अब पाने के फायदे भी होते हैं, वो मन करता है ये दिन मांगे मोर, कि पा लिया पर और चाहिए। और दूसरा ये भी होता है, चलो अब तो आ गया, हमें क्या जरूरत है संघर्ष करने की, हमारा काम तो चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। व्यक्तिगत उद्देश्य बनाम सामाजिक या संयुक्त उद्देश्य। पहले संयुक्त उद्देश्य शायद उस प्रारूप में थे जिनको हम पहचान पाते थे। आज संयुक्त उद्देश्यों के सामने चुनौतियां कुछ ज्यादा ही परोक्ष है, और इसलिए कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते। और क्योंकि हम पहचान नहीं पाते, संस्थाओं की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। और हमें पहचानना ही नहीं, बल्कि वो तरीके ढूंढने होंगे कि इन चुनौतियों को दूर करें और अपनी संस्थाओं को मजबूत करें, सशक्त, अपने आप को सशक्त करें। और जो पाया है उसको संजोए रखना ही बहुत बड़ी बात है, और उसको आगे बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य की पूर्ति में ये एक वर्कशॉप है, हमारा कार्यशाला है, और हम उम्मीद करेंगे कि अगले 2 दिनों में, आज और अगले संडे को, अगले रविवार को, इनमें से कई मुद्दों पे विचार होगा, और कई बातें आपसे की जाएंगी, कई पद्धतियों का बात की जाएगी, स्ट्रेटेजीज की बात की जाएगी, जिसके द्वारा आप अपने काम को सशक्त कर सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन डिस्कशन का, हमने पूरी कंट्री से बड़े बड़े रिसोर्स पर्सन है अपने फील्ड में, उनका नाम है, जो भी रिसोर्स पर्सन, जो भी आप लोगों से बात करेंगे, अपने हर जो भी रिसोर्स पर, कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम पूरे देश में नहीं जाना गया है। ऐसे सभी ऐसे रिसोर्स पर्सन है, तो उनका फायदा उठाइए और अपने काम में। और हम चाहेंगे कि इसके बाद बात यही खत्म ना हो जाए। हम चाहेंगे, और एंड में बताएंगे कि आपको क्या चाहेंगे, कि आप इसके ऊपर एक विचार करें, एक हफ्ते के अंदर हमें एक रिपोर्ट दें कि किस एक्टिविटी को आप स्ट्रेंथन करेंगे, क्या बात आपको लगा आपने काम की है। 6 महीने का एक एक्टिविटी प्लान बनाइए, एक एक्टिविटी हो, आधी हो, कुछ भी हो, कोई बड़े बड़े कागज नहीं बनाने होते। और उसके बाद हमें बताइए कि ये अपने वर्कशॉप किया और ये फायदा हुआ, ये आपसे अपेक्षा है। अब मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ वर्कशॉप के लिए, और धन्यवाद देता हूँ। ये ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं रहा है। ऑफलाइन के अपने चैलेंज होते हैं, ऑनलाइन के अपने होते हैं। तो धन्यवाद का बात आएगी अगले रविवार को, मैं बताऊंगा क्या क्या इसके पीछे रहा है। तो आप सबको शुभकामनाएं, और ये आशा है कि आप इस कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हार्दिक आभार सर, इतने सुंदर और इतने अमूल्य उद्बोधन से आपने हम सब के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। और अब 11 बजे का समय हो गया है, जो कि चाय के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम अपने पहले सत्र की ओर बढ़ेंगे। 11 गौरी, हम अनाउंसमेंट कर दें कि 15 मिनट का ब्रेक है। इस ब्रेक पे म्यूजिक चलता रहेगा जी। लिंक ओपन रहेगा, चाहे तो आप अपना वीडियो ऑडियो ऑफ करके
और गाना सुनता रहिए, स्पीकर ऑफ करके चलते रहिए। पर बेटर यही रहेगा कि आप एग्जिट ना करें, क्योंकि जो रीज्वाइन में फिर किसी को दिक्कत ना हो, अगर करना चाहे तो कर लीजिए। पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो म्यूजिक आपको फिर से ऑन मिलेगा। लंच में म्यूजिक नहीं चलेगा, पर ज्वाइनिंग से 7 मिनट पहले लंच के बाद फिर म्यूजिक ऑन हो जाएगा। वो इसलिए कि आपको इंडिकेशन हो कि आप सही लिंक पे आए हैं, तो वो म्यूजिक चलेगा और 11:15 बजे हम अगला सत्र अपना शुरू करेंगे। धन्यवाद। कोई और अनाउंसमेंट? नहीं, बस ठीक है। आप लोग, मेरा तो यही है कि जैसे सर ने कहा है कि आप लोग म्यूट रखिए अपने आप को और चाय पी के 15 मिनट का सिर्फ समय, तो आप लोग आ जाइए, क्योंकि बाद में फिर आप मीटिंग छोड़ के जाएंगे, फिर आएंगे, उसमें भी समय लगेगा। तब तक म्यूजिक ऑन रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।